रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जेई में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एडवांस में। If a complex number z, if a complex number z is rotated by an angle, if a complex number z is rotated by an angle alpha in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, if a complex number z is rotated by an angle alpha in anti-clockwise direction with respect to origin, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, then new complex number will be, new complex number will be z1 is equal to z e raised to the power iota alpha, z1 is equal to z into e raised to the power iota alpha। नहीं, क्या कहा गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को, z को किसी पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया गया कॉम्प्लेक्स प्लेन में, xy प्लेन में z से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मॉडुलस r है और आर्गुमेंट थीटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया गया? रोटेट किया गया। कितने एंगल से? अल्फा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर प्योर रोटेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब लेंथ चेंज नहीं हो रही, केवल सिंपली रोटेट किया गया। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था, इसको रोटेट कर दिया, तो लेंथ जो थी ये जेड की, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो ये आर है, ये भी आर ही है। तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये z1 है, तो z1 की वैल्यू क्या होती है? z इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा। डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे क्लॉकवाइज तो माइनस आ जाएगा। देखते हैं कैसे, क्यों हुआ है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आर्गुमेंट हमें पता है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, लेट z बराबर r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। r है इसका मॉडुलस, थीटा है इसका आर्गुमेंट। यही जब हम, ठीक है, मॉडुलस तो वही रहेगा, आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस एल, ठीक है। therefore z1 will be r e raised to the power iota theta plus alpha, ऐसा लिख सकते हैं। z1 जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगा? r e पावर iota theta plus alpha, न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा। इसको ऐसे लिख लीजिए, r e पावर iota theta into e पावर iota alpha। r e पावर iota theta के बेस पर क्या लिख लीजिए? z। therefore z1 will be equal to z into e raised to the power iota alpha। ये तो या इसमें से इसको डिवाइड कर दिए, तो इसको ऐसे लिखते हैं, z1 by z is equal to e raised to the power iota alpha। नोट करें, कोई भी डाउट है तो बताइए। प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्ट ही याद रखना है हमें पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चंस में यूज होता है। z1 को जब हम z को अल्फा से रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो z इंटू ई पावर आयोटा अल्फा हो जाएगा, ओरिजिन के अबाउट रोटेशन, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। डायग्राम मान लेते हैं, ये ओ पी था, अगर ये z1 है और ओ क्यू z2 है, तो आप क्या लिखोगे? z2 बराबर z1 ई पावर आई। मान लो अगर मैं यहाँ z1 लिख देता, यहाँ z2 लिखता, तो क्या लिखते आप? z1 लिख देते हैं, और क्या, सिंबल ही तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों लेंथ इक्वल थी,
फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड में लेंथ को अनइक्वल दे, मतलब रोटेशन तो है ही, साथ में ट्रांसलेशन भी हो गया है ना, ठीक है, लेंथ भी चेंज हो गई, रोटेट तो किया, साथ में इसको पकड़ के खींच भी दिया, ठीक है, तो लेंथ चेंज हो गई है। इफ OP इज नॉट इक्वल टू OQ, लेंथ इक्वल नहीं, और ये एंगल अल्फा का रोटेशन ओरिजिन के अबाउट, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देन Z2 अपॉन Z1, अगर इक्वल होती लेंथ तो क्या आता, Z2 बाई Z1 e पावर आयोटा अल्फा, लेकिन अभी क्या आएगा, Z2 बाई Z1 बराबर R2 अपॉन R1 इंटू e पावर आयोटा अल्फा, R2 ये है, R1 ये, इसका मॉडुलस, मतलब मॉडुलस Z2 बाई Z1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लो और इनका बीच का आर्ग्यूमेंट Z1 और Z2 के बीच, यही मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2 बराबर होगा तो ये फर्स्ट केस बन जाएगा। इसी का जनरल केस जब मॉडुलस सेम नहीं है, मॉडुलस Z1 एंड मॉडुलस Z2 इक्वल नहीं आ रहा, तो ये लिखेंगे हम लोग। अप्रूव करना हो तो वैसे ही कर सकते हो, लेट अस अज्यूम ये आर्गुमेंट है थीटा, यहाँ पे लेट Z1 बराबर R1 e पावर आयोटा थीटा एंड Z2 क्या हुआ, यहाँ से R2 e पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, ये दो, इन दोनों को डिवाइड करो, देयरफॉर Z2 अपॉन Z1, नो R2 अपॉन R1 e पावर आयोटा थीटा कैंसिल, e पावर आयोटा R2 अपॉन R1, R2 की वैल्यू क्या लिखो, मॉडुलस Z2, R1 की मॉडुलस Z1, दैट इज मॉडुलस Z2 अपॉन मॉडुलस Z1 e पावर आयोटा अल्फा। बोलिए कोई प्रॉब्लम? सेकंड, Z2 अपॉन Z1 विल बी इक्वल टू मॉडुलस Z2 बाय मॉडुलस Z1 e पावर आयोटा अल्फा, जो अभी आपको है। अच्छा, ये सभी रोटेशन किसके रिस्पेक्ट में था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ना होकर किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो तो क्या करें, मान लीजिए ऐसे कि किसी पॉइंट R के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है, ये P है, PQ है, मान लीजिए Z1 था, ये Z2 था, R है Z3, Z3 के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है एंगल अल्फा का, ऐसा यहाँ पर PR और QR इक्वल है, अभी हम केवल रोटेशन ले रहे हैं, लेंथ इक्वल है, लेट अस, तो क्या करना है आपको, देखिए Z2 माइनस Z3, देन Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू होता है e पावर आयोटा l, यही Z3 ओरिजिन रख देंगे तो जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू e पावर आयोटा l, यही तो पढ़ा था, Z2 अपॉन Z1 e पावर आयोटा l, जब मॉड सेम होगा तो जो पॉइंट कॉमन है जहां पे रोटेशन हो रहा है तो उसी पर आपको एंड करना है, Z2 माइनस Z3, दोनों में उसका साइन सेम, दोनों में नेगेटिव या दोनों में पॉजिटिव बना सकते हो, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन Z1 माइनस Z3, तो इसी पे एंड करें, देखो Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ये लिखना है, इस इक्वल टू, अगर मॉडुलस दोनों के सेम है तो बस ये एंगल देखना है। एंगल देखने का क्या तरीका है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्योंकि जब बना रहेगा, ठीक है, कभी ऐसे बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो आप कैसे देख रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, इसके लिए हमेशा जो डिनोमिनेटर में साइड बन रही है Z1 माइनस Z3 कौन सी बनी, डिनोमिनेटर वाली साइड से न्यूमरेटर की साइड की तरफ जाना है, डिनोमिनेटर में साइड बनी, इसका रोटेशन हो रहा है न्यूमरेटर की साइड। अब ये एंगल आप देख लेंगे, ये है क्लॉकवाइज और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ, डिनोमिनेटर वाली साइड से न्यूमरेटर वाली साइड की तरफ देखो, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस लिखो, क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखना, ठीक है। फोर्थ, इसी में मोस्ट जनरल केस एंड लास्ट केस,
पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू आर, यही पी आर क्यू आर के बराबर ना हो। ऐसे ही आर Z3 हुआ, ये P Z1 Q Z2। अब ये दोनों इक्वल नहीं लेंथ, ये एंगल अल्फा। फिर से क्या करना है आपको, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉडुलस, बस यहाँ आ जाएगा Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब मॉडुलस इनके इक्वल नहीं है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इनटू आर्गुमेंट लिखना है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या लिखते हैं, उसका मॉडुलस इनटू आर्गुमेंट। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ रहा है, यही 1 हो जाता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो, इनटू e रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा। फिर से भाई डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की साइड देखो, अभी यहाँ लेंथ इक्वल नहीं है, ये लेंथ पी आर क्यू आर अपॉन पी, कोई डाउट इन दोनों में? इसमें अगर लेंथ इक्वल हुई तो इस फोर्थ से, देखिए फोर्थ मोस्ट जनरल केस है, इससे सारे केस बन जाएंगे। लेंथ इक्वल हुई तो ये थर्ड बन जाएगा, लेंथ इक्वल नहीं है लेकिन Z3 ओरिजिन पे है तो सेकंड बन जाएगा, लेंथ भी इक्वल है और Z3 भी ओरिजिन है तो फर्स्ट केस बन जाएगा। ठीक है, यही है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्सेप्ट, थ्योरी पॉइंट। क्वेश्चंस करके देखते हैं, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। इन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, if Z is equal to 1 plus iota, then find complex number obtained by rotation of Z by an angle of pi by 2, by an angle of pi by 2 in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction with respect to origin. Let Z is equal to 1 plus iota, Z 1 plus iota है, जब Z की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रोटेट करना है, तो रोटेट लिखा है, कुछ और नहीं लिखा, तो रोटेशन है केवल कितने एंगल से, पाई बाई 2 के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। मतलब फर्स्ट वाला केस है सबसे इजी वाला, सबसे आसान पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। -1 प्लस है, -1 प्लस आयोटा, ठीक है सही। Z 1 प्लस आयोटा है, Z को कितने एंगल से रोटेट करना है, पाई बाई 2 एंगल से, इस Z को पाई बाई 2 एंगल से रोटेट कर। Z था, ये Z1 है नया कॉम्प्लेक्स नंबर, पाई बाई 2 से एंटी क्लॉकवाइज, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, Z e पावर i पाई बाई 2, बस ये। तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर will be Z into e power i पाई बाई 2, जैसे Z into e power i अल्फा होता है। e power i अल्फा क्या होता है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हुई, cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, कितना हो गया ये 0 प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा, ये बन गया आयोटा इंटू Z। तो Z को अगर पाई बाई 2 से रोटेट करोगे तो क्या बनेगा, आयोटा इंटू Z। अब Z की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है तो वो रख दो यहाँ पे,
आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करोगे आयोटा इंटू 1, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आ गया -1 प्लस आयोटा। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, लेट Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle. An equilateral triangle inscribed in circle. Mod Z is equal to, if Z1 is equal to 1 plus root 3 iota, then find Z2 and Z3. Let Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle. ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं जो कि इस सर्कल में इनस्क्राइब्ड। Z1 अगर 1 प्लस रूट 3 आयोटा है तो Z2 और Z3 कैलकुलेट करें। मॉड Z इक्वल टू क्या होता है, एक सर्कल होता है, मॉड प्लस Z, Z की डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा 2 रहे, हमेशा 2 डिस्टेंस है पर, तो वो एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस 2 है। तो ऐसे सर्कल के ऊपर Z1 Z2 Z3 जिसमें Z1 दिया है और ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, तो आपको Z2 और Z3 कैलकुलेट करना है। यह क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, कोशिश जरूर करें, कोशिश फेल भी होगी तो भी हम सीखेंगे, ठीक है उससे, और उससे सीखिए किस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सर एक 2 है, एक 2 है, होगा -2 है, -2 का मतलब ओ यस सर, यस सर। देखिए यहाँ पे ऐसे फिर बना लेते हैं, सेंटर क्या है इसका, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका Z1 दिया हुआ है, कितना दिया √3i, है ना। Z2 और Z3 कैलकुलेट करना है जिससे कि ये जो ABC ट्रायंगल बन रहा है वो क्या हो जाए इक्विलेटरल। कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए ओरिजिन को इस Z1 से ज्वाइन करते हैं, Z2 से और Z3 से, ये एंगल कितना है 60, ये कितना होगा 120 होगा। सेंटर पे जो एंगल होता है डबल होता है, ये 120 हुआ, 2π/3 हुआ,
2 पाई बाय 3 ध्यान से देखो, ये लेंथ इक्वल है, सब रेडियस। तो और ए को अगर हम 120 से रोटेट करें तो क्या मिलेगा? Z1 को अगर 120 से रोटेट करें ओरिजिन के ओर तो क्या मिलेगा? Z2। एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, एक बार क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। देखो ये एंगल पाई बाय 3, ये भी क्या है? 2 पाई बाय 3। क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्या मिल जाएगा? Z3। ये निकालना है Z2 Z3। तो Z2 क्या हुआ? Z1 e raised to the power iota 2 pi by 3 and Z3 क्या हुआ? Z1 e raised to the power minus iota 2 pi by 3। बोलिए कोई डाउट है? बस रोटेशन है। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आंसर। तो देखिए Z1 क्या है? 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और इसको क्या लिखोगे? cos 2 pi by 3 प्लस आयोटा sin 2 pi by 3। cos 2 pi by 3 कितना हुआ? माइनस 1 by 2 प्लस आयोटा रूट 3 by 2। 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसमें से माइनस 1 by 2 कॉमन लो तो क्या मिलेगा? 1 प्लस रूट 3 आयोटा इंटू 1 माइनस रूट 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस 3 4, 4 बाई माइनस 2 कितना हो गया? -2। उस -2 को आप -2 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हो। मतलब ये पॉइंट क्या है? -2 का 0। अगला बनाइए Z3। Z3 भी कैलकुलेट करो, बोलो क्या आंसर है? Z3 क्या हुआ? Z1 इंटू ई पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3। Z1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और ये क्या होगा? ई पावर माइनस आयोटा cos अल्फा इज cos 2 पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 2 माइनस आयोटा sin 2 पाई बाई 3। cos अल्फा माइनस आई sin अल्फा, ये हो गया ई पावर माइनस आई अल्फा। माइनस फिर से वही 1 बाई 2 कॉमन, ये मिलेगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और ये भी मिल जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो 1 प्लस रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर कितना आ गया? 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, आ गया 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये है Z3, 1 माइनस रूट 3 आयोटा। बोलिए कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। If Z1, Z2, Z3 are vertices of an isosceles right angle triangle, isosceles right angle triangle with right angle at Z2, then prove that Z1 square plus 2Z2 square plus Z3 square is equal to 2Z2 into Z1 plus Z3. Nice one. If Z1, Z2, Z3 are vertices of an isosceles right angle triangle with right angled at Z2, then prove that Z1 square plus 2Z2 square plus Z3 square is equal to 2Z2 into Z1 plus Z3. Question number 3.
सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है पूछिए। थर्ड बनाइए। नाइस, वी होप। थर्ड क्वेश्चन। हो गया? यस सर, हो गया। देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, Z1 Z2 Z3, ये लिखा। राइट एंगल कहां पर है? Z2 पर। Z2 पे 90 डिग्री। आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल, ठीक है? ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, 580। कैसे बना लो, इधर Z1 बना लो, इधर Z3 बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप बताइए, अगर मैं AB को रोटेट करता हूं 90 से तो क्या मिलेगा? B के अबाउट ये BC मिल जाएगा। तो रोटेशन हो रहा है, मतलब रोटेशन हो रहा है, तो अब इस वर्टेक्स के अबाउट रोटेशन हो रहा है। लगाइए फॉर्मूला, क्या लिखेंगे? Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस, तो दोनों का सेम हो गया, ये रोटेशन है, तो e पावर आयोटा पाई बाय 2। अब ये प्लस है या माइनस, तो इसको हम देखते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम रोटेट कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ जब गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायग्राम के लिए प्लस है, लेकिन कोई कहे कि सर मैंने इधर बना लिया था Z1, इधर बना लिया था Z3, तो उसका क्या आएगा? माइनस आएगा। तो प्लस माइनस दोनों से आंसर सेम आएगा, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, e पावर आयोटा पाई बाय 2 का था cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा sin पाई बाय 2। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0, sin पाई बाय 2 की 1, मतलब प्लस या माइनस आयोटा आ रहा हो। लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए? स्क्वायर में, और आयोटा नहीं है, तो क्या करना है? सिंपल स्क्वायर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर कीजिए, क्या मिल गया? Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस का 1 इंटू Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। बस एक स्टेप सिंपलीफाई कीजिए, ये आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हो, Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z2 Z3, इधर कितना है? माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2। स्क्वायर वाले एक तरफ रख लो, इसको इधर ले आओ, माइनस आएगा, इधर प्लस हो गया, तो Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 Z2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में मिला Z1 प्लस Z3। ये रिजल्ट है, देखिए डायग्राम बनाया, देखा, सिंपल रोटेशन है। अगर आयोटा नहीं चाहिए था उसको हटा दिया, रिजल्ट आ गया। बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 4, if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then prove that
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z2 और 1 अपान Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपान Z3 माइनस Z1 प्लस 1 अपान Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी में एक और पार्ट भी है, वो भी लिख लेते हैं। एंड if Z0 is its circumcenter, Z0 इसका circumcenter, then prove that 3Z0 square is equal to Z1 square plus Z2 square plus Z3 square। नोट करिए इसको। और किसी बच्चे का माइक अनम्यूट है तो कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करें, अदरवाइज म्यूट रखें इसे। नोट कर ले क्वेश्चन। देखिए ये जो रिजल्ट है यहां पर, ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में ये जो रिजल्ट है, ये दोनों इसमें एलसीएम लोगे तो आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक आपको प्रूव करना है, दोनों प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या एलसीएम लेते ही ये मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इवन दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज होता है, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अगर वर्टाइसेस हैं Z1 Z2 Z3 तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर क्या होता है? Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये होता है। तो नोट करें और इसको बनाइए। Z1 Z2 Z3 वर्टाइसेस हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। डायग्राम बनाओ, ऐसे ही रोटेशन लगाना, रोटेशन पर बेस्ड, आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो हिंट तो आपके पास पहले से ही है कि हाँ इसी आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये लगाएंगे हम लोग। तो डायग्राम बना करके देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। सर हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट भी बन गया। सर वो अभी ट्राई कर रहा हूँ। सर सेकंड वाला फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करके ही हो गया। कैसे होगा ये तो आपने मुझे बता दिया, आपने भी कर लिया। सर सेकंड यूज करके कर लिया, बट पहली वाली अभी प्रूव कर रही हूँ। ठीक, सर वो तो जो पहले क्वेश्चन किया वैसे ही होगा। ये मुझे मत बताओ कैसे होगा, मुझे पता है। आप पूरा देख लीजिए, आपने पूरा सॉल्यूशन अपनी कॉपी पे कर लिया कि नहीं कर लिया, कंप्लीट दोनों पार्ट। नहीं किया तो उसको ट्राई करें, कंप्लीट कर लें। ये नहीं सोचें कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे मैं बाद में कर लूंगा, अभी करें फटाफट तुरंत। ठीक है, Z1 Z2 Z3 एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अच्छा ये तो सर्कल तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस तो बनाते हैं। ये डायग्राम ट्रायंगल A Z1 B Z2 C Z3, ये सभी एंगल कितने हैं? 5/3। सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है, इक्विलैटरल है। अब आप देखिए इस BC साइड को रोटेट करते हैं कितने एंगल से? 60 डिग्री से, तो ये B मिल जाएगी। इसी को रोटेट करें BC को 60 से इधर, तो ये मिल जाएगा CF। तो एक कॉमन वर्टेक्स ले लें, कोई भी दो ले सकते हैं, या 3 वर्टेक्स लिए ना, किसी भी एक को पहले लीजिए, उसके अबाउट रोटेशन कीजिए। इसके अबाउट जब हम रोटेशन करें क्या लिखेंगे? Z1 माइनस Z2। आप कोई भी डायग्राम बनाना, सबसे आएगा आंसर। कोई भी दो वर्टेक्स ले लें,
पहले फर्स्ट वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं Z2 से, तो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 ऐसे लिखते हैं, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, Z2 कॉमन वर्टेक्स हुआ, लेंथ तो इक्वल है, तो अब इधर क्या लिखना है, e रेज़ टू द पावर आयोटा π/3, एंगल कितना रोटेशन है π/3 का। अब वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, इसको आप देख लो, डिनोमिनेटर से किधर जाओगे, न्यूमरेटर की तरफ, तो डिनोमिनेटर वाली ये साइड बनी, इससे न्यूमरेटर की तरफ इधर गए तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस हो गया, ये इक्वेशन हो गई। लेकिन आंसर e पावर i में नहीं है, Z1 Z2 Z3 में रिलेशन, और e पावर आयोटा π/3 की वैल्यू अगर रखने जाओगे तो cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3 एलिमिनेट भी नहीं होगा तुरंत, तो इसलिए वहां पे अभी रहने दे। एक और वर्टेक्स ले लें, जैसे ये वर्टेक्स लिया है वैसे ही कोई एक और वर्टेक्स ले लें, और वहां पे फिर से 60 डिग्री का रोटेशन अप्लाई कर, जैसे ये सी ले लिया आपने, इस पर ये साइड रोटेट कर रहे हो, इधर आ जा रहे हैं, ये साइड इधर रोटेट कर दो, तो क्या लिखेंगे, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, ठीक है, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू, फिर से मॉडुलस सेम है, e पावर आयोटा π/3 लिखोगे। अब क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज, फिर से देखते हैं, डिनोमिनेटर वाली साइड से न्यूमरेटर वाली साइड के इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब इससे मुझको e पावर आयोटा π/3 हमें आंसर में चाहिए, Z1 Z2 Z3 चाहिए, तो क्या करते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो e का पावर ऐड होगा, या इसको लिख सकते हैं 1/e पावर आयोटा π/3, मल्टीप्लाई करते इधर कैंसिल 1, तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z3 अपॉन जाट में Z3 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 1। बस इसे सिंपलीफाई कीजिए, वो आंसर आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये आ गया Z1 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ ये माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3 A1। अब देखिए Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर ले आइए, LHS में तो ये हो गया Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, एंड इन सभी टर्म्स को ले आइए RHS में, तो यहाँ से आएगा Z1 Z2 इधर से प्लस 2Z2 Z3 माइनस Z2 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये हुआ रिजल्ट। कोई डाउट, देखें, बताएं कोई दिक्कत, ये और ये सेम है, इसका एलसीएम लो, ये आ जाए। अब सेकंड पार्ट ये प्रूव कीजिए, जेड नॉट सर्कम सेंटर है, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, नोट करिए, और फिर सेकंड पार्ट देखिए। सर हो गया, हो गया, जेड नॉट सर्कम सेंटर, यस जेड सर, नॉट सर्कम सेंटर है इस ट्रायंगल का, कैसे करेंगे सोम? सर वो तीनों साइड से डिस्टेंसेस सेम होंगे, डिस्टेंसेस सेम होंगी तो तीनों वर्टिसेस से, तो फिर वो बीच का एंगल 2π/3 हो जाएगा, बीच का एंगल 2π/3 हो जाएगा। तो फिर रोटेशन अप्लाई कर दी, रोटेशन करेंगे, हाँ यस लिखे हो तुम रोटेशन, लिखा है ना कॉपी पे कि नहीं, बस बता रहे हो मुझको? नहीं ऐसे नहीं, देखिए ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेंट्रोइड लेके कर सकते हैं ना, ठीक है, बस देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जेड नॉट सर्कम सेंटर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने स्ट्रेट लाइन में ही बात की थी। स्ट्रेट लाइन में इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी सेंटर्स जो होते हैं, सर्कम सेंटर हो, आर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो, सेंट्रॉइड हो, सब क्या होते हैं?
कोइंसाइड कर जाते हैं, एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आप सरकम सेंटर निकालो या सेंट्रॉइड निकालो, बात एक ही होती है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देयरफॉर सरकम सेंटर इज सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देयरफॉर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर सेम है। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड बोलो या सरकम सेंटर बोलो, दोनों ही गेट नॉट कर देता आर्थो सेंटर, तो कुछ और नहीं करने लग जाते, तब भी वो क्या है, सेंट्रॉइड ही है। ये बराबर जैसे हम लोग 2D में लिखते हैं स्ट्रेट लाइन में, वो क्या होता है सेंट्रॉइड x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या होगा, z1 + z2 + z3/3। अब देखो इस z1 को क्या लिखते हो, x1 y1, ऐसे ही तो लिखते हो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री की तरह, x1 + iota y1 x2 + iota y2, तो वैसे ही सेंट्रॉइड निकलेगा। तो वहां पे मिल जाएगा z1 + z2 + z3/3। आगे हम लोग बाद में ये सारे फॉर्मूले भी देखेंगे, सेंट्रॉइड के डिस्टेंस फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है, लोकस क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिलहाल इसमें जरूरत पड़ेगा तो इसको यहाँ यूज करते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जेड नॉट का स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिए, 3z0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9z0 स्क्वायर, और इधर z1 + z2 + z3 का होल स्क्वायर कितना हुआ, z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 z2 + z2 z3 + z3 z1। इसके प्लेस पर यहां से देखिए, इस आरएचएस के में जो हमने अभी रिजल्ट ये प्रूव किया था, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट में इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 टाइम्स + 1 टाइम कितना हो गया, 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर, 9z0 स्क्वायर, एक 3 कैंसिल, ये बन जाएगा 3z0 स्क्वायर = z1 स्क्वायर + z2 स्क्वायर + z3 स्क्वायर। ये रिजल्ट है, नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। यही तो आंसर है, यही था ना आंसर। Yes. ये है क्वेश्चन नंबर 4 5। क्वेश्चन नंबर 5, if ZR R is equal to 1 2 3 up to 6, तो 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुमने एक ज्यादा लिखा, Sir 5 ही है. अपनी तरफ से भी लिख ले रहे हो क्या, इतने ही कर लो यार, बहुत है। if ZR R is equal to 1 2 3 up to 6 है कि नहीं, जितने कर रहे हैं उतने ही लोगों को ज्यादा लग रहे हैं। ZR R की वैल्यू है 1 2 3 up to 6 are vertices of a regular hexagon, then prove that summation R is equal to 1 to 6 ZR square is equal to 6 Z0 square, where Z0 is circumcenter of hexagon, where Z0 is circumcenter of hexagon। बनाइए।
एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके 6 वर्टाइसेस हैं Z1 Z2 Z3। ये समेशन इसका मतलब क्या हुआ, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर अप टू Z6 स्क्वायर बराबर क्या है 6 टाइम्स Z0 स्क्वायर, जहां Z0 सर्कमसेंटर है। बनाओ जल्दी से डायग्राम बनाओ, आ जाएगा, आसान है। आसान है, बनाने की कोशिश करें और बन जाए तो बताएं कि हाँ हो गया। ऐसे नहीं कि सर ऐसे ऐसे बना लीजिए आप। देखते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन है तो इसके सभी वर्टाइसेस एक सर्कल पे हैं। रेगुलर पॉलीगन के सभी वर्टाइसेस है किस पे होते हैं, सर्कल पे। इसका सेंटर, ये सर्कम सेंटर मतलब जो इसके सभी वर्टाइसेस से पास हो रहा सर्कल, उसका सेंटर ये Z0, ये दिया है Z1, ये Z2 Z3 Z4 Z5 एंड Z6 रेगुलर हेक्सागन। तो सभी साइड्स की लेंथ इक्वल साइड्स। अच्छा, इसमें अगर मैं Z1 को ज्वाइन कर दूं Z3 से और Z3 को ज्वाइन कर दूं Z5 से, तो ये बताओ Z1 Z3 AC की लेंथ और CE की लेंथ बराबर होगी क्या? क्यों क्यों 190 बन रहा है B पे 90 कहां बन रहा है? ये रेगुलर हेक्सागन है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री बनेगा। रेगुलर हेक्सागन ये 90 डिग्री बनता है सारे एंगल, रेक्टेंगल में बनता है 90। तो ठीक है, हेक्सागन में निकालना है कोई भी एंगल तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? n-2 into 180 मतलब 6 - 2 4 into 180 720 by 6 120, एवरी एंगल विल 120। ये एंगल ये सारे एंगल बराबर है। ये कर सकते हैं, ये एंगल थीटा, ये सेम एंगल है, ये साइड सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हुए कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड बराबर होगी, सिमेट्री है। ऐसे ये साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये तीनों साइड्स AC CE और AE बराबर है। बराबर है मतलब ये ट्रायंगल कैसा हुआ, इक्विलेटरल। ट्रायंगल ACE इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? और ट्रायंगल ACE का ये क्या है, सर्कम सेंटर। तो अभी हमने प्रूव किया था एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर अगर हमें पता है लास्ट क्वेश्चन में, तो क्या लिखते हैं 3 टाइम्स Z0 स्क्वायर बराबर वर्टाइसेस के स्क्वायर का सम। तो यहाँ वर्टाइसेस Z1 Z3 Z5, तो यहाँ क्या लिखेंगे Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर लिख सकते हो। एंड इसी तरह से इसको ज्वाइन कीजिए Z2 Z4 एंड Z6, ये भी क्या है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगाइए। एंड 3 Z0 स्क्वायर बराबर Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए। Therefore 6 Z0 स्क्वायर विल बी Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर अप टू Z6 स्क्वायर। ये रिजल्ट है। बताएं कोई डाउट है तो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। इसके होमवर्क आपको बताया था